अच्छा जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों को सलाम, वेलकम टू क्लास। उसके बाद हम आज की क्लास को प्रॉपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं, मैं आपको आज ओरिएंटेशन दूंगा, जिसमें बताया जाएगा कि जीके क्या है, जीके की इम्पोर्टेंस क्या है, मेरा अपना तारुफ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों ये पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट, और मेरी बाकियों से डिफरेंस आपको क्या चीज़ मिलेगी। उसके अलावा ये चीज़ के अगर हमारे सेशन में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और उसके अलावा इसी के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो कैसे सेल्फ स्टडी करके वो चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले, ठीक है, मेरे तारुफ की अगर बात कर ली जाए तो मैं एक डीवीएम ग्रेजुएट हूँ, डॉक्टर वेटरनरी मेडिसिन। उसके अलावा मैं पॉलिटिकल साइंस हूँ। करंटली मैं जो है प्राइस कंट्रोल एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पंजाब में सर्व कर रहा हूँ। उसके अलावा इसके अलावा मैं इंटरव्यू में ऑल पंजाब टॉपर था। उसके अलावा सीएसएस 2022, पीएमएस 2023 में मैं अपेयर हो चुका हूँ और बहुत अच्छा स्कोर कर चुका हूँ। उसके अलावा मैंने 30+ ऐसे पेपर जो है वो मैं क्रैक कर चुका हूँ, जिनमें टॉप नॉच के पेपर, जो भी अगर बात की जाए टॉप नॉच के आते हैं, जहाँ पे जाके कोई काबिलियत का पता लगता है, क्योंकि उसमें अप्लाई करने वाले लाखों में होते हैं। मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के लिए मैं शॉर्टलिस्ट हो चुका हूँ। पास करना, जैसे आज भी एक रिजल्ट आया इंस्पेक्टर एएसएफ का, तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे, तो वो लिस्ट पूरी में सब लोग पास शो हो रहे होते हैं। पास तो तकरीबन सारे होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं 1:10। यानी कि अगर लास्ट टाइम जब मैं एडीएफआई के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था तो उसकी पंजाब की 13 सीटें थी, और पूरे पाकिस्तान से 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था शायद, और पास होने वाले 60-70 हज़ार थे। लेकिन जो टॉप के 130 थे, उन्हीं को ही उन्होंने आगे फर्दर प्रोसेस के लिए कॉल करते होते। तो मैं बता रहा था कि एडीएफआई, एडीआईएसआई, एडीएएसएफ, इंस्पेक्टर कस्टम, इंस्पेक्टर एफआईए, इंस्पेक्टर एएसएफ वगैरह, असिस्टेंट एसएनजीएडी, एक्साइज डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, और इसके अलावा मल्टीपल एग्जाम्स आईएसआई के और जेडटीबीएल के और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैं क्रैक कर चुका हूँ। क्रैक करने का मतलब ये होता है कि मैं उनमें शॉर्ट लिस्ट हो चुका हूँ, सिर्फ पास नहीं किया था। उसके बाद एफपीएससी में मैंने लास्ट टाइम, अभी लास्ट मंथ में जो एग्जाम दिया था इंस्पेक्टर कस्टम का, उसमें एफपीएससी मेरे 87 मार्क्स हैं। यानी हाईएस्ट मैं 87 तक गया हूँ। 80 में मल्टीपल टाइम मैं 80 क्रॉस कर चुका हूँ। उसके अलावा लास्ट ईयर मैं एमपीटी का टॉपर्स में था। उसके बाद ये है कि पीएमएस जो पंजाब का है, उसकी डीएमसी भी मेरी फ्लॉट हो रही है, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। मेरे उसमें 80 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। और जीके पीएमएस ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों का फेल हो जाता है। यानी कि पीएमएस में जो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट पंजाब में समझा जाता है वो जीके। लोगों का 40 नंबर पे पास नहीं होता, तो मेरे 80 मार्क्स हैं। यहाँ ये बताने का मकसद मेरी अपनी तारीफ करना नहीं था, बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आप आगे जब आप बातें सुनने जा रहे हैं तो आपको आइडिया हो कि वो बातें कोई ऐसा इंसान नहीं कर रहा कि जो आके सिर्फ बातें सुना के जा रहा है। ये वो बंदा है जो हाई अचीवर है, जिसकी अगर आप सुनेंगे बात तो आपको लाजमी फायदा होगा। अब उसके बाद हम आते हैं इस बात की तरफ कि ये जीके का क्या रोल है। मैं इसकी हमेशा A to Z बताने की कोशिश करता होता हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही उनका बिल्कुल ही न्यू होते हैं। अच्छा जी। अब हम देखते हैं कि एफपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एफपीएससी का एग्जाम जो होता है वो 2 फेज होता है। उसमें पहले आपसे एमसीक्यूज लिया जाते हैं। एमसीक्यूज में आप लाखों की तादाद में लोग अपेयर होते हैं, हर हर जो प्रोविंस होता है उसकी सीट्स होती हैं। फिर उन सीट्स के अगेंस्ट 1:10 लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं। यानी एक सीट के अगेंस्ट 10 जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं। उसके बाद जैसे सेकंड फेज होती है, उसमें ये 1:10 का जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। और उसमें फिर ये होता है कि 1:5 का डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और 1:3 के इंटरव्यू कॉल किया जाता है। तो इसमें क्या है, एफपीएससी के एग्जाम्स में आपका जीके कहाँ कहाँ पे आ जाता है। इस टाइम लास्ट साल अगर आप में से किसी बंदे ने सीएसएस के एग्जाम दिए हो तो उसको ये आइडिया होगा कि लास्ट साल सीएसएस के जो पीएमटी है, एम एम एमपीटी है, इसमें तकरीबन 10,000 के करीब लोग फेल हो गए थे। हालांकि एमपीटी में पासिंग मार्क्स जो है वो 33% है। यानी कि ये इतना ही टफ एग्जाम हो चुका है कि आपके लिए 33% मार्क्स लेना भी बहुत मुश्किल है, हो गया है। तो उसकी क्या है, ये जो हम जीके का जो सेशन में देने चाह रहा हूँ उसमें आपकी सीएसएस के एमपीटी की प्रेपरेशन हो जाएगी। और अगर आप ये सीएसएस का एमपीटी क्लियर करते हैं, देन ही आप सेकंड फेज जो रिटन एग्जाम है उसके लिए बैठ सकते हैं।
उसके बाद सेकंड बात की जाए एफपीएससी में और कहाँ कहाँ ये जीके का पेपर जो मैं आपको तैयारी करवाऊंगा वो आपको हेल्प आउट करेगा। एडीएफआईए, उसके अलावा इंस्पेक्टर एफआईए, एडीआईबी, एडीएसएफ, इंस्पेक्टर एसएफ, एडीएनएफ, और जितनी भी 17वें ग्रेड और 16वें ग्रेड की जॉब्स होती हैं कस्टम्स में हो गई, उन सब के लिए आपको सबसे पहले ये जो है ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। अभी सीट्स जितनी भी आती हैं वो आप डिफरेंट अगर प्रोविंस से बैठे हैं आपको पता है हर प्रोविंस की 4 5 इतनी आ जाती हैं, कभी 10 से 15 आ जाती हैं। एएसएफ में हमेशा ज्यादा सीट्स आती हैं क्योंकि एएसएफ में लोग ज्वाइन नहीं करते इसलिए। बाकी जितना भी एफआईए वगैरह है, कस्टम है, कस्टम की लास्ट टाइम पंजाब में 4 सीटें थी और इस तरह पंजाब से सिर्फ 2 सीटें हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 10,000 या 20,000 जितने भी लोगों ने टॉप किया है उनमें से जो टॉप 20 लोग होंगे उनको ही आगे वो फर्दर प्रोसेस होंगे। वो पास बेशक 10,000 का 10,000 बंदा हो, लेकिन जो टॉप के 20 मार्क्स वाले होंगे वही लोग ही आगे डिस्क्रिप्टिव देंगे और उन्हीं का इंटरव्यू होगा। तो इसलिए यहाँ से भी आपको इम्पोर्टेंस का पता लगता है जीके के एग्जाम का। आप मैं यहाँ पे एक बात कहूँ कि वैसे वो मैं इंग्लिश के बारे में कहता हूँ, आप ऐसा ऐसा ये आप समझेंगे कि अगर पाकिस्तान में आपने रहना है, सर्वाइव करना है, तो सीएसएस पीएमएस तो एक छक्का, एक लॉटरी है, और उस तक जाने का रास्ता भी ये जीके का एग्जाम है। बाकी अगर आप कोई भी अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो आपको जीके में फुल कमांड हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देख लेते हैं पीपीएससी एग्जाम्स को देख लेते हैं। पीपीएससी एग्जाम्स, पहले पीपीएससी में क्या होता था? पहले पीपीएससी में दो तरह की फेजेस चलती हैं। पीपीएससी की एक फेज है, आप उसको कह लेते हैं कि वन फेज। ठीक है, वन फेज में क्या होता है? जैसे कि अभी जिलादार के एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, हर रीजन में 1:5 लोग जो है उनको जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 1:5 जो है उनका इंटरव्यू किया जाएगा, और ये इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे और फिर एक बच्चा रिकमेंड होता है। यानी कि अगर आपने 10,000 बंदे ने अप्लाई किया, फिर वही बात आ गई, अगर 10 सीटें हैं तो आप 50, टॉप 50 में आपने आना है। और वो कैसे आना है, वो तभी आप आ सकते हैं, वो बातें चली गई हैं जो हमारे बाप दादा के दौर में होती थी। वो लोग कहते थे कि बच्चा डिग्री करके आ जाए, हमें डिग्री दे, पेपर में बैठे और पास हो जाए। आज से कोरोना आने से पहले 2020 तक पीपीएससी का मेरिट क्या होता था? पीपीएससी का मेरिट 2020 से पहले तक, ये किसी को पेंटिंग का शौक हो रहा है तो वो मुझे बता दें, मैं उनको कह देता हूँ वो कर लें यहाँ पे आके। ठीक है, मैं रिमूव कर दूंगा, और ना सिर्फ यहाँ से रिमूव कर दूंगा, अगर आप मेरे किसी ग्रुप में हैं मैं वहां से भी आपको रिमूव कर दूंगा। काइंडली ये पेंटिंग आप ना करें। ठीक है, उससे ये होता है कि आपकी वजह से इंसान की रुक जाता है और बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उससे वो हो जाता है। 2020 तक जो था, 2020 तक ये था, पेंडेमिक आने से पहले, कोविड आने से पहले, क्योंकि लोग ना इतना ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स अच्छी थी, ठीक है, लोग एडजस्ट हो जाते थे। उसके अलावा इन्फ्लेशन इतनी नहीं थी, लोग प्राइवेट सेक्टर की जॉब से भी गुजारा कर लेते थे। 2020 के बाद क्या हुआ कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन आई, या जॉब से मसला आया, जिसकी वजह से ये पीपीएससी एग्जाम, हर एग्जाम जो है इनकी गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? जो लोग घर भी बैठे थे उनको तनख्वाह पे हर मंथ आती है, सरकारी मुलाजम का ये फायदा है। तो जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे उनको तो भाई पेज भी नहीं मिली, और तकरीबन 70% जो है लोगों को वो नौकरियों से निकाल दी गई है। स्टिल जो है प्राइवेट सेक्टर में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद एकदम से सर्ज आता है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए सर्ज ये आता है कि लोग धड़ाधड़ तैयारी करने लगते हैं। जो पहले ये होता था कि 40 वाला पासिंग मार्क्स है और 40 या 41 पे मेरिट रुकता था, अब वो मेरिट 80+ पे जाने लग गया है, और लिटरली 80+ पे मेरिट जा रहा है इस टाइम पीपीएससी की, अगर एक या दो सीट हो। इस टाइम लास्ट टाइम 90 सीटें थी एसएनजीडी की, ठीक है, उसका मेरिट 70+ था। और इसकी 100+ सीटें थी असिस्टेंट पुलिस की, उसका मेरिट 71+ था। और 70 और 71 का मतलब ये नहीं है, आप अक्सर लोग कहते हैं, मैं सुनता हूँ वो कहते हैं कि सर मैं 2 3 नंबरों से रह रहा हूँ तो क्या कहते हैं बस मैं हो जाऊंगा, और कुछ लोग कहते हैं सर मैं 0.5 से रह गया। भाई, आप रह गए तो इसका ये मतलब नहीं है आप काबिल थे। इसमें आपको रिकमेंड होने के लिए अगर 70 पे मेरिट रुक रहा है तो आपके मार्क्स 78 या प्लस होने चाहिए, तब आपकी रिकमेंडेशन भी होगी। तो ये चीज अपने माइंड से निकाल दें कि हम 1 2 नंबरों से रह रहे हैं तो ठीक है, हमें खैर है, हम हो जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा अभी मेहनत करने की जरूरत है, अभी आपको चीजें का पता ही नहीं, अभी आपने इंटरव्यू नहीं दी। मैं भी 50 इंटरव्यू दे चुका हूँ, मुझे पता है वहां आगे जाके और बड़े मामला होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अभी 2 फेज हो गया है पीपीएससी में। वो 2 फेज क्यों हुआ है, वो मैं जो बात डिस्कस आगे करनी थी वो एकेडमिक को खत्म करने के लिए किया गया। अब क्या होता है, अभी आप लोग देखते हैं डीएमसी एक बच्चा है, उसके 81 मार्क्स हैं,
81 मार्क्स है SNGAT में और 70 नंबर उसके इंटरव्यू में है, लेकिन वो बच्चा रिकमेंड नहीं होता। और क्या रीजन है? और 60 या 60 नंबर वाले और 55 नंबर इंटरव्यू वाले रिकमेंड हो रहे हैं। रीजन क्या थी? इस बच्चे का एकेडमिक जो है 40 मार्क्स एकेडमिक के होते हैं। तो अभी जो है लोगों के वो एकेडमिक बेटा 35 प्लस हो चुके हैं, और जो पुराने लोग थे उनके हैं 26-27। ठीक है, आप 8-10 नंबर यहाँ पे उनमें गैप में है, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके भी, टॉप करके भी इंटरव्यू और रिटर्न में आपकी रिकमेंडेशन नहीं होती। टू फेज की बात कर लें तो टू फेज की ये सीन है कि अभी जितनी भी अच्छी जॉब हो गई है, तहसीलदार हो गया, ठीक है, उसके बाद AD LD हो गया। AD LD तो आप कह लेंगे PMS लेवल की जॉब है। और इवन कि अभी आपने डिप्टी वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल हो गया, ठीक है, उनकी जो जॉब्स हैं, इधर मैं मेंशन करना भूल गया, ये जो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल है उसकी जो है वो ये 1 फेज ही होगी। ठीक है, अच्छा, अब इन सब एग्जाम्स का उन्होंने मल्टीपल पेपर कर दिया है। ठीक है, मल्टीपल पेपर तो कर दिया, हम कह लेंगे ठीक है जी अब 2 पेपर होंगे। हम कह रहे हैं अब हम जीके की हमें क्या जरूरत है, हम 40 नंबर लेके वही पास कर लें। भाई अभी भी जीके की उतनी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 40 नंबर वाला पास होके सेकंड फेज में चला जाएगा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे वाली फेज में, लेकिन ऐसे में वो नंबर देते हैं 40। इसका क्या मतलब? वो आपके कलेक्टिव नंबर बन रहे हैं 80। और उन्होंने क्या कहा है कि आपको 2 फेजेस के बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपको 100 मार्क्स चाहिए। 50% मार्क्स होंगे तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। तो भाई आप तो इंटरव्यू के लिए ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे, दोनों पेपर पास करके भी। तो यहाँ पे आपने क्या समझा? यहाँ पे भी जीके की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे लेट्स सपोज कोई बच्चा कहता है ठीक है जी, मैं मेहनत करके मेरे तो 60 के आस पास नंबर आ रहे हैं, उसके 60 आते हैं, 40 नंबर उसके ऐसे में आते हैं, या उसके 45 नंबर ऐसे में कर लो, वो 105 नंबर ले जाता है। मान लेते हैं ठीक जी आपने 105 नंबर ले लिए, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने आपको 1:5 के हिसाब से शार्ट लिस्ट करना है। आप ले रहे हैं 60 नंबर, एक दूसरा बच्चा है मेरे 80 मार्क्स है, मैं अगर उसी पेपर में बैठता हूँ मेरे 80 मार्क्स आते हैं, ठीक है, और 40 नंबर मैं लेता हूँ उधर से, आप बेशक 45 नंबर ले रहे हैं वहां से, मेरे कितने नंबर होंगे? 120। और मैं तो आपसे 15 नंबर ज्यादा, और मैं नहीं पता नहीं कितने लोग ज्यादा होंगे, तो आप फिर भी इंटरव्यू के लिए शार्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे 1:5 पे। तो क्या बेटा, किस चीज की इंपॉर्टेंस आपने देखी? 2 पेपर ही बेशक आ जाता है, तो एग्रीगेट बनाने के लिए आपको, इसमें PPSC में भी एग्रीगेट बनाने के लिए आपको चाहिए कि आपके जीके में मैक्सिमम मार्क्स हों। ठीक है, अब ये जो मैं थोड़ा सा बातें पीछे बता गया हूँ, उसकी एक स्लाइड है जिसमें ये है कि ये 1 पेपर जो होता है ये शॉर्टेस्ट होता है, जिसमें 3 चीजें होती हैं। वही आप एग्जाम देते हो, 100 नंबर का मार्क्स का पेपर देते हो, वो 100 नंबर आपके फाइनल में 50 हो जाते हैं, यानी कि ये हाफ कंसिडर होते हैं। इंटरव्यू के मार्क्स 100 पूरे होते हैं और 40 नंबर आपका एकेडमिक। ठीक है, और एकेडमिक इस टाइम इतनी तबाही फेरी कड़ा है कि बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग वो नहीं हो पा रहे। अभी ये जिलादार केनाल पटवारी AD टिपा पंजाब पुलिस जिनकी हुई है, अभी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल जो है, ठीक है, इसकी जो पेपर होना है वो भी इसी के थ्रू होना है। 90 सीट जो है वो, उसमें भी अब आप लोगों ने अगर अप्लाई किए, तो भाई अगर आपका आपका एकेडमिक कम है और मेरिट रुक रहा है 70 पे, तो आप कोशिश करें कि आपके 78 प्लस मार्क्स हों, ताकि आप बाकी से 4 नंबर ज्यादा लेके बैठे हो। अगर आपके 27 एकेडमिक है तो फिर भी आपके ये कितने बढ़ रहे होंगे? 31। और क्योंकि ये 2 नंबर से एक हो जाता है, ठीक है, ये हाफ हो जाते हैं नंबर, ठीक है, तो आपके बेशक 8 नंबर ज्यादा है, लेकिन सोलेड में ये 4 नंबर बढ़ रहे हैं, आपके 31 हुए, तो वहीं पे आप बच्चों के ऑन एवरेज 34 से 35 एकेडमिक मार्क्स हैं। अभी भी आपको इंटरव्यू में इनसे 4 नंबर ज्यादा लेने हैं, तब आप शॉर्टलिस्ट होंगे, रिकमेंड होंगे, शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीजों को आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं वो चीजें डिस्कस कर चुका हूँ, टू फेस पॉलिसी। अच्छा, उसके अलावा जो जीके है, वो जीके की इंपॉर्टेंस उसके अलावा कहाँ पर आती है? उसके अलावा जीके की जो इंपॉर्टेंस है वो आ जाती है आपका जो जितना भी MOD है, ISI वगैरह में। अब ISI के एक सीट है, आती है AD MOD के। ये AD MOD जो है ये भाई प्रमोट होकर DG ISI तक जाता है। अब आप कहेंगे सर DG तो वो होता है जो हम आजकल सुन रहे हैं, मलिक कासिम साहब हैं, ठीक है, तो भाई वो होता है वो उनकी टर्म में चीफ होता है, ठीक है, वो उनकी टर्म में चीफ उसको बुलाया जाता है, जो इदारे के लोग हैं उनको पता है, उनको चीफ बुलाया जाता है। बाकी आपके नीचे कोई 10 DGs होते हैं, जो वैसे आर्मी से हैं तो मेजर जनरल होता है वो, ठीक है, वो एक पूरा विंग संभाल रहा होता है। और जो यहाँ से प्रमोट होता है वो DG कहलाता है, मतलब होता है DG ही है दोनों, जो, और ये 22वें ग्रेड की जॉब होती है। तो यानी कि अगर आप इसमें भी 1 पेपर के थ्रू आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, 1:20 ये लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं पहली फेज में, देन उनके डिफरेंट फेजेस होती जाती हैं। तो इसमें भी आपके आखिरी फेज तक आपके मार्क्स जो होते हैं वो एग्रीगेट बनाते हैं, आपका मेरिट बनाते हैं।
तो जीके में आपके जितने ज्यादा मार्क्स होंगे आपके उतने ही सिलेक्शन के चांस हैं। तो किसी को अगर शौक है आईएसआई में जाने का और वो भी कैरियर जॉब जो है उसमें जाने का, तो वहां भी ये हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ एडी की सीट्स नहीं आती, इसमें सब इंस्पेक्टर की भी होती हैं, इंस्पेक्टर की भी होती हैं, और 10 और सीट्स भी होती हैं। वो जब आएंगी आपको इंशाल्लाह बता देंगे। उसके अलावा ZTBL हो गया, इसमें आप कुछ अर्सा बाद सुनते हैं OG3 या OG2 या OG3 का आया होता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि स्टेट बैंक वगैरह है, वहां भी ये आ जाते हैं। एनटीएस है, उसके बाद केपीके और सिंध के डिफरेंट एग्जाम्स हैं, उनमें भी ये जीके ही मेक और ब्रेक है। अच्छा, अब मैं अपने सेशन में किस तरह पढ़ाता हूँ, मैं मेरे सेशन में आकर पढ़ें या आप खुद से पढ़ना चाहें, तो ये आपकी मर्जी है। मेरा पहला जो लास्ट टाइम स्टार्ट किया, मैंने पाकिस्तान स्टडी से स्टार्ट किया था। पाकिस्तान स्टडी से जो मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें मेरा एक मंथ पूरा, लोग एक मंथ में सेशन खत्म करते हैं, मेरा एक मंथ पूरा पाकिस्तान स्टडी चला है। रीजन रीजन ये है कि आपका हर पेपर में 30% प्लस जो है वो पाकिस्तान अफेयर से आता है। तो आप अगर ये पेपर इतना अच्छा तैयार करें, मैं तो ये कहता हूँ इतना अच्छा तैयार हो कि आपके 100 में से अगर ये 30 MCQs आए, ये तो आपके 30/30 ठीक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी मेरे बच्चों ने जो एग्जाम दिया है एक महीने के बाद, वो आके ये कह रहे हैं सर हमें तो ये लग रहा है जैसे एग्जाम आपने सेट किया है, क्योंकि जो कुछ आपने लेक्चर्स में पढ़ाया है वो ही आया है। बेटा, उसकी रीजन ये थी कि मैंने कम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया है। मैंने कोई भी वो बाकियों लोगों की तरह नहीं किया कि आप, बाकी जगह होती है अकेडमी में, वो ये होता है कि वहां पे आप पढ़ाने जाते हैं 3,000 पे लेक्चर पे, या 5,000 लेक्चर पर डे लेक्चर होते हैं, या वो आपको कहते हैं आपको हमने 7,000 देना है और 3 लेक्चर्स के अंदर आपने पाकिस्तान अफेयर खत्म करनी है, या 5 लेक्चर्स के अंदर खत्म करनी है। मैं तो ये एक महीना लेके गया हूँ, क्योंकि भाई मैं सीईओ भी खुद हूँ अपनी कंपनी का। ठीक है, तो मुझे कोई मसला नहीं है अगर आगे बढ़ भी जाए। अब इसमें जब अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहें तो इस तरह से पढ़िएगा। सबसे पहले 5,000 से लेके 712 तक है, इसमें डिफरेंट है। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसके बाद गंधारा सिविलाइजेशन है। डिफरेंट सिविलाइजेशन हैं, उन सिविलाइजेशन को अलग अलग पढ़ना है। डिफरेंट आप हिंदू सिविलाइजेशन है, उनको अलग अलग पढ़ते पढ़ते हम 712 तक आते हैं। फिर 712 तक जब हम पहुंच जाते हैं, फिर मैं यहाँ से मुस्लिम के आने का वो बताता हूँ कि 712 से लेके 1206 तक मुस्लिम जो है वो इन्वेड करते रहे हैं इसमें सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और लेकिन वो क्या कहते हैं, उन्होंने कभी भी वहां पे प्रॉपर अपनी सल्तनत नहीं कायम की। तो ये जो आप इसमें देखेंगे, इसमें चंद एमसीक्यूज भी हैं ये इसमें। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है, ठीक है। अगर कोई पूछे मोहम्मद बिन कासिम कब आया, तो 712 में। लेकिन अगर वो पूछे आपसे कि पहला रूल कब कायम हुआ सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो 1206 से लेके 1526 तक है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उन्होंने स्लेव डायनेस्टी की, जो गुलाम डायनेस्टी भी जिसे कहते हैं, उसकी बुनियाद रखी थी। तो हम ये इसके अंदर टोटल 5 डायनेस्टीज हैं, ठीक है, 5 डायनेस्टीज हैं। हमने उस डायनेस्टीज को उस वक्त नहीं पढ़ा, मैंने उसके अंदर के हर जो इम्पोर्टेंट जो वो है जितने भी बादशाह हैं, किंग हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंट बातें थी, मैंने वो भी करवाई हैं, और वो भी आपको करवाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद 1526 से लेके 1526 से लेके 1857 तक मुगल इरा है। और ये आप इन्हीं डेट्स के अंदर आप वो इरा भी याद कर सकते हैं, ठीक है, वो चीजें भी याद कर सकते हैं। अब मुगल इरा में आपके जितने मुगल्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, वो एक ही लेक्चर में इनका पूरा ओवरव्यू दे जाते हैं। भाई मेरा तो 1 घंटे का लेक्चर सिर्फ अकबर द ग्रेट पे था। रीजन, उससे भाई हर पेपर में कोई 2-3 सवाल पूछ लेते हैं दूसरे तीसरे में। तो मैंने ये जो है सारे ही इन डिटेल पढ़ाए हैं मुगल वाले। उसके अलावा इसके अंदर ही सूरी डायनेस्टी भी आती है, ठीक है। सूरी डायनेस्टी कब आती है, वो 1540 से लेके 1555 तक आती है। शेर शाह सूरी, जिनका असल नाम फरीद खान था, उन्होंने जो है ये सूरी डायनेस्टी की वो बुनियाद रखी थी। तो हमने उसको भी पढ़ा, यानी कि हम इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक और काम करना है, जो मैंने अपने लेक्चर्स में किया था, यहाँ पे मैं वो चीज मेंशन करना भूल गया। हमारा जो है अंग्रेजों की, सॉरी, मैंने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस भी करवाया फिर। वो तो मुस्लिम हो गया, यूरोपियंस कैसे आए थे, मतलब डच कैसे आए थे, फिर फ्रांस वाले आए थे, ठीक है, और जो अपना यूके वाले आए थे, उन सबको अलग अलग करवाया। उसके बाद सबसे पहले 1773 में पहली दफा गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। उस गवर्नर को गवर्नर जनरल का जब किस तरह शिफ्ट किया, 1773 से लेकर 1857 तक मैंने एक एक जो गवर्नर जनरल है वो डिटेल में करवाया है। और वो कौन से लाज थे, वो डिटेल में करवाने का मकसद क्या है, आप लोग सिर्फ बुक्स में पढ़ते ना, याद होता है, क्योंकि हमारा ज़हन जो है कंप्यूटर नहीं है। हम कंप्यूटर नहीं है कि हम कहीं से पढ़ते जाएंगे और वो हम दिमाग में वो हो जाएगा, कहीं हम बाद में पेपर में बैठ के क्लिक करेंगे
और वो गूगल की तरह सर्च हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट बनेगा, कहानी सुनेंगे तभी याद आते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर, मेरे को 3-4 लेक्चर सिर्फ इसके ऊपर चले गए थे। अच्छा, आप लोग भी पढ़े तो आप इस तरह से पढ़िए। देन उसके बाद ये 1857 से मैंने फिर दो हिस्ट्रियां की हैं। एक तो वाइसराय, हर वाइसराय के हिसाब से की है, ठीक है, फिर जनरल की है, फिर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है बच्चों को इसी ड्यूरेशन के अंदर, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, फिर मुस्लिम लीग की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, डिफरेंट पर्सनैलिटीज की। भाई इसके मैंने 10 डायमेंशन बना के वो पढ़ाया है। तो यानी कि वो इस डायमेंशन से कुछ भी पूछ ले, या तो आपने 10 किताबें पढ़ी हों या आपने मेरे लेक्चर्स लिए हों, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद 1947 से ऑनवर्ड इसको मैंने इतनी डिटेल में करवाया बच्चों को कि अभी, अब वो जिस तरह से ही पूछ ले, मैंने हर प्रेसिडेंट, हर पहले गवर्नर जनरल आते हैं, हर गवर्नर जनरल अलग-अलग करवाया, हर प्रेसिडेंट अलग-अलग करवाया, हर प्राइम मिनिस्टर अलग-अलग करवाया। ठीक है, उनके टेन्योर में क्या-क्या हुआ वो अलग-अलग करवाया। ठीक है, उसके बाद जितनी भी मशहूर इवेंट्स हैं वो हम अलग से करवाते हैं। उसके बाद इसमें जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान आ जाती है, ठीक है, उसको हम इन डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद अलावा मेरे लेक्चर्स में डिफरेंट जितना भी होता है मिससेलेनियस चीज़ें जो है वो मैं ऐड करता जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे यही कायद-ए-आज़म का मज़ार बना हुआ है, ये बादशाही मस्जिद बनी हुई है, तो मैंने इन्हीं लेक्चर्स के अंदर यूनेस्को की सारी साइट्स क्लियर करवाई हैं, जो पाकिस्तान में है, ठीक है, और डिफरेंट मॉस्क जो मशहूर-मशहूर हैं वो करवाई हैं। क्योंकि इनसे तो एक दो एमसीक्यूज आना ही आना होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं अपने लेक्चर में जो एक और चीज काम करता हूँ, भाई मैं करता हूँ निमोनिक्स। ठीक है, आपसे वो पूछ ले जी स्लेव डायनेस्टी बताएं जी, मैंने तो कह दिया 5 डायनेस्टीज है। अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता, क्योंकि बड़े सालों तक वो सिर्फ डायनेस्टी ऐसे पढ़ते रहते हैं, वो पूछ लेते हैं कितनी डायनेस्टी की। तो इसको याद करने का तरीका ये ट्रिक है। इसको इस तरह मैं, और यही इसी तरह मैं अपने बच्चों को पेपर क्लास में पढ़ाता हूँ। जी के ट्रिक को सलाम, जी के ट्रिक को सलाम, ये लिखा है। इसमें देखें कैपिटल जी है, के है, टी है, एस है, एल एम और एम है, ठीक है। जी फॉर गुलाम, गुलाम डायनेस्टी, जिसको हमने स्लेव डायनेस्टी कही है, ठीक है। और ये कब से कब तक है, ये 1206 से लेके 1290 तक है, ठीक है। उसके बाद अगली डायनेस्टी के से, जब आपको ये ट्रिक याद हो, वो अगर आपसे पूछ भी ले स्लेव के बाद कौन सी है, तो आप आराम से बता सकते हैं कौन सी है। खिलजी आई है, खिलजी डायनेस्टी कब से है, 1290 से लेके 1320 तक ये डायनेस्टी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे टी कैपिटल है, टी फॉर तुगलक, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी आती है। ये 1320 से लेके 1414 तक रहती है। फर्स्ट टाइम कॉपर के कॉइन इन्होंने यूज किए थे, वो मैंने लेक्चर्स में करवाया हुआ है किसने किए थे, वो क्यों उसका फियास्को था, उसको हम लेक्चर्स में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद सलाम, तो सलाम से सैयद डायनेस्टी आ जाती है, सैयद बरादरान थे, उन्होंने ये शुरू की थी, ठीक है। सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी जो है वो 1414 से लेके 1451 तक होती है, ठीक है। और उसके बाद एंड की आपकी लास्ट डायनेस्टी है लोधी, लोधी डायनेस्टी, जो कि दिल्ली सल्तनत से है। लोधी डायनेस्टी कब से है, 1451 से लेके 1526 तक है, ठीक है। तो जब इस तरह से मैं आपको कराऊंगा भाई, यही अगर कोई जिसने एक दो पेपर दिया उनको पता है यही चीजें तो वो पूछते हैं। और आखिरी एम से पर मुगल है, लेकिन मुगल का डिफरेंट आगे स्टार्ट हो जाता है। अगर हम मुगल की बात कर लें, अब बच्चों से अक्सर वो पूछ लेते हैं कि बताएं मुझे अकबर के बाद कौन आया था, जहांगीर के बाद कौन आया था, या फलां के बाद कौन आया था, उनको नहीं याद रहता। ये मेरा जाती बनाया निमोनिक है, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने कहीं से उठाया, ऊपर वाला मैंने उठाया हुआ है, मतलब वो मैं यूपीएससी के उधर से हमारी तैयारी के दौरान हम चीजें देख रहे हैं। ये जो चीज है ये मैंने खुद बनाई थी। ये क्या है, सबसे पहले बाबर आता है, ठीक है। बाबर, बाबर का भी मैं ईयर भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ यहाँ से भी याद रह जाए। आप आगे पढ़े मुझसे ना पढ़े, लेकिन ये चीजें शायद आपको याद रहेंगी। मैंने इस तरह बनाया भाई साहब, ये ऐसा याद रह किसी का, बी से बाबर है, उसके बाद आया था हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के दो टेन्योर हैं, एक टेन्योर हुमायूं का है जो है 1530 से लेके 40 तक है। फिर उसके बाद सूरी डायनेस्टी आ जाती है 1540 से लेके 1555 तक, ठीक है। 1555 में ये रीगेन करता है अपना, और 1556 में ये मर जाता है। तो इसका टेन्योर कभी हुमायूं का पूछे तो वो इस तरह बताना है आपने, ठीक है। उसके बाद अकबर आ जाता है हुमायूं के बाद। अकबर 1556 से लेके 1605 तक रहते हैं, ठीक है। सो अकबर जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग है। लॉन्गेस्ट सर्विंग अगर कभी पूछ लिया जाए आपसे, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है वो अकबर है। उसके बाद आ जाता है भाई साहब। अच्छा, ये बेसिकली, ये देखें अकबर के बाद आता है जहांगीर, जहांगीर का बनता है जे। अगर आप देखें तो इंग्लिश की उसमें सब दो वर्ड ऐसे हैं जिनमें डॉट लगता है इंग्लिश के, अगर आप वर्ड्स उठाएं तो उनमें एक आई है जिसके ऊपर डॉट बनता है और एक जे है जिसके ऊपर डॉट बनता है।
ये समझ ले जे, जे देखें ये आई, वो ही आपने समझना है। तो ये जहांगीर आई से, ये आई नहीं है, ये जे है, जे फॉर जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो है उसका 1605 से लेके 1628 तक होता है ये। उसके बाद आप देखते हैं एस फॉर शहाबुद्दीन, सॉरी शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां जो है वो 1628 से लेके, इसका जो टेन्योर है वो 1658 तक है, लेकिन ये मरा बाद में है। 1658 में इसको इसका बेटा औरंगजेब आलमगीर कैद कर देता है, और औरंगजेब आलमगीर जो है ये आता है 1658 में, और ये 1707 तक रहता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये है कि उसके बाद ये बहादुर शाह, यानी मशहूर यही है जिनका वो पूछते हैं। उसके बाद बहादुर शाह वन आता है। देन जो है वो मैंने वो 2 लेक्चर्स में, बाकी सारे भी करवाए हुए हैं, और इन सब के ऊपर एक एक लेक्चर है मेरा। जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक एक लेक्चर तकरीबन इनके ऊपर चला जाता है। इनके दौर में क्या हुआ, क्यों हुआ, अच्छा उनकी रीजन तक मैं बताता हूँ, ताकि आप लोगों को याद रह सके वो चीज अगर बतानी पड़े। उसके बाद अगला सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे, मैं 10 के 10 सब्जेक्ट करवाता हूँ, सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया। बाकी कहीं भी 10 सब्जेक्ट नहीं हो रहे हैं तो भाई मुझे आगे बताइएगा, और इतनी कम प्राइस में इतनी डिटेल में नहीं हो रहे। जो 10 के 10 सब्जेक्ट हैं, उसके बाद मैं ज्योग्राफी कराऊंगा। कल से हमारा जो है ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। सबसे पहले मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट कल करवाने हैं। आपको भाई मैप रीडिंग आएगी तो आप कुछ आगे कर सकेंगे ना। अल्लाह बख्श आपका जो है वो आप राइट अप कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। मैप रीडिंग आएगी तो आप बाकी चीजें कर सकते हैं। आपसे वो सवाल कर रहे थे, आपको समझ नहीं आता। एक सवाल मुझे अक्सर अगले दिन किसी बच्चे ने पूछा हुआ था कि सर नॉर्थ से साउथ जो है डिस्टेंस, ठीक है, वो लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मेरे पास स्लाइड है, मैं थोड़ी सी एक चीज ये आपको करा बताता हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये है स्लाइड, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपका 1 मिनट शायद ज्यादा ले जाऊं, मुझे मेरा रहा था शार्ट रखूं। अब ये है वैसे डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अच्छा, ये होती है दुनिया नक्शा गोल है। इसके अंदर इसके अंदर जो ये लाइंस है ना, ये जो इस तरह लाइंस गुजर रही होती हैं, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये लैटिट्यूड होता है, सॉरी लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, और जो ये जो होती हैं जो लेटी हुई हैं, इनको लैटिट्यूड कहते हैं। अब बच्चे जो हैं, अब देखा जाए तो नॉर्थ तो यहाँ ऊपर बन रहा है और ये साउथ इस तरह है। इस हिसाब से तो बंदा कहेगा सर ये देखिए ये लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड जा रहा है साउथ की तरफ। लेकिन ये जब अभी मैं हल्का सा बता रहा हूँ, हमारे पूरा कल लेक्चर होगा तो आपको चीजें समझ आएंगी। लेकिन भाई यही तो मसला है, अगर आपने इतना सा पढ़ा हुआ तो आप वहां लगाएंगे कि लॉन्गिट्यूड कहते हैं इसको। लेकिन नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस होता है उसको लैटिट्यूड कहते हैं। रीजन लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस ये है, इसमें हम पढ़ रहे होते हैं, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है। ये 90 नॉर्थ होता है, ये 90 साउथ होता है, और हम इस तरह बता रहे होते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, और वो लैटिट्यूड्स बता रहे होते हैं। कल इसमें हम जब डिटेल में लेक्चर दूंगा तो ये चीजें आपको तब मजीद क्लियर हो जाएंगी। मैं वापस जाता हूँ इस स्लाइड पे, बताता हूँ कि और हमने इसमें ज्योग्राफी में क्या कर रहे होंगे। अच्छा, ज्योग्राफी जब कर रहे होंगे उसके बाद ये बेसिक कंसेप्ट हैं डिफरेंट, वो आपको करवाए जाएंगे। शायद कल का मेरा लेक्चर सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे ही चला जाए। जब तक आपको ये कंसेप्ट, जब आपको ये कंसेप्ट आ जाए आप वैसे बता सकते हैं। उसके बाद इसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अक्सर वो आपको एक वो देता है कि जनाब ये जो यूके में इस टाइम, यूके का वो कहता है कि यूके में 12 बजे हैं, तो पाकिस्तान में कितने बजे होंगे। तो भाई उसका आसान हल है, वो जब आप कल लेक्चर लेंगे आपको कोई भी टाइम दिया जाए बता आप कर लेंगे। रीजन ये जो है ये डिस्टेंस पाकिस्तान का 75 डिग्री ईस्ट है, ये है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अच्छा लॉन्गिट्यूड, अब एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के दरमियान जो फासला है वो होता है, टाइम में देखा जाए तो 4 मिनट्स बनते हैं। और अगर आप उसको देखा जाए उसके अंदर डिस्टेंस के अंदर देखा जाए तो वो 111 किलोमीटर या 69 माइल्स बनते हैं। ये कल मैं बनाऊंगा तो तब आपको कंसेप्ट ये याद रह जाएंगे। अब आप और ये 4 मिनट है तो इसका मतलब है 15 डिग्री में 1 घंटा बन रहा है। 60 मिनट 15 डिग्री के अंदर कवर करता है तो 1 घंटा। तो पाकिस्तान 75 डिग्री पे है तो सीधा सीधा 15 तकसीम इस पे कर लें तो ये आ जाता है 15, इसको 75 को तकसीम करें तो ये आ जाता है 5 आवर्स। ठीक है, तो आप 12 के अंदर 5 आवर्स ऐड कर दें तो आपसे ये अक्सर एमसीक्यूज आता है, तो आप भाई ये बता लेंगे कि ये 5 बजे हुए हैं पाकिस्तान में, अगर यूके में इस टाइम 12 बज रहे हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह जब हम डिटेल में करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा इन चीजों का। उसके बाद कॉन्टिनेंट भाई मैं उस तरह नहीं करवाता कि सिर्फ ये बता दूं कि माउंटेन करवा रहा हूं तो मैं माउंटेन का कहूँ कि बच्चों ये सबसे बड़ा है, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, या 4 है।
नहीं भाई, मैं हर कॉन्टिनेंट अलग अलग करवाऊंगा। मैं एशिया करवाऊंगा तो मैं एशिया के 5 बताऊंगा कि कौन से लेंथ में बड़े हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अगर अफ्रीका के बता रहा हूँ तो अफ्रीका को करवाऊंगा। इससे क्या होगा, जब मैं इनके हर कॉन्टिनेंट के अलग अलग आपको बताऊंगा कि उसके माउंटेन्स कौन कौन से हैं, उसके जो है रिवर्स कौन से हैं, उसके डेजर्ट्स कौन से हैं। तो इससे पता है बेटा क्या होता है रीजन, आप कंप्यूटर नहीं है इस बात से बाहर निकले। जो लोग कहते हैं कि किताबें रट लो, पास पेपर पढ़ लो, उससे वो तब होता है जब कंप्यूटर आप होते हैं। मैंने पास पेपर आज तक नहीं पढ़े, मेरा कोई पेपर क्यों नहीं फेल होता, मेरे कंसेप्ट बनाए हुए हैं। अब भाई जब आप इतनी डिटेल में इन चीजों को पढ़ लोगे, कंसेप्ट वाइज पढ़ लोगे, जब आपको ये पता होगा तो वहां पे आपको अगर 4 ऑप्शन देता है ना वो लेट्स सपोज, तो आपको ये पता होगा कि उसने यूरोप की बात की है, तो उसमें 3 ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से एक एशिया का होगा और एक अफ्रीका का होगा। आपको आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे यार, ये अफ्रीका की बात हो रही है, ये एशिया की बात हो रही है, ये नन ऑफ दीज है, तो भाई मुझे नहीं भी आता, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। और यही स्ट्रेटजी होती है सक्सेस की। अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे क्या है, तो एलिमिनेशन टेक्निक इज की टू सक्सेस। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम अलग अलग कर लेंगे उसके बाद, आप लोगों ने सिर्फ यही किया हुआ है कि जनाब जो ग्रीनलैंड है वो सबसे बड़ा आइलैंड है। भाई ग्रीनलैंड मान लिया सबसे बड़ा है, उसके बाद सेकंड कौन सा है, ठीक है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है, 5 तक आपको आने चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद अफ्रीका का सबसे बड़ा कौन सा है, अफ्रीका का मादागास्कर है। ठीक है, और बोर्नियो आइलैंड इधर हो जाता है, सुमात्रा आइलैंड हमारा एशिया में हो जाते हैं। ठीक है, तो पापा न्यू गिनी है। ठीक है, तो ये पहले 5 को मैंने बता दिए। इस तरह आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि जनाब मेरा ये अपने पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ रिलेट करके चीजें। आपने ये तो पढ़ लिया क्या कहते हैं कि जनाब वो मारियाना ट्रेंच सबसे डीप है, लेकिन आपने पोर्टो रिको का पढ़ा है? वो पोर्टो रिको पूछ लेता, वो कहाँ पे आपको पता नहीं। तो हम हर ओशन वाइज भी पढ़ेंगे कि हर ओशन की सबसे मशहूर चीज क्या है। बिलीव मी, वो कभी भी ऐसे घटिया चीज नहीं पूछता, मशहूर पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन मोस्टली वो कंसेप्ट जो है करंट अफेयर और कंसेप्ट वो मशहूर चीजों का ही पूछता है। तो इस तरह हम पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इस्लामिक स्टडी आ जाएगी, तो इस्लामिक स्टडी भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। भाई मेरा ये नहीं है सीन कि मैं 2 लेक्चर, मेरी इस्लामिक स्टडी मुझे लगता है कि मेरा आधे महीने से ज्यादा ले जाएगी। मैंने आप लोगों को बोला यही है कि 2.5 मंथ, लेकिन 3 मंथ समझता था, उससे ऊपर मेरा सेशन जाता है। रीजन, मैं हक हिलाल करने पे बिलीव करता हूँ। मैं शौक से पढ़ा रहा हूँ, मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहा। पैसों के लिए पढ़ाता तो मेरा सेशन 20,000 का आराम से बिक सकता था। मैं 10 स्टूडेंट रखता, 20,000 के 2 लाख रुपया आ जाता। ठीक है, और यहाँ पे 100 स्टूडेंट भी आए तो भी इतना बनता है जितने में मैं चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे पैसों का वो होता तो मेरे मेरे प्रीमियम स्टूडेंट ऑलरेडी हैं जो मुझे 30,000 पे पर सेशन पे कर रहे हैं। तो मैं उनको छोड़ के ही आप लोगों के लिए ओपन पढ़ा रहा हूँ। मैं 1 मिनट से मुझे दीजिएगा। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, रीजन क्या होती है कि आपने पढ़ी हुई होती है चीजें, आप कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे मैं सारे प्रॉफिट्स करवाता हूँ अलग अलग, वो कहाँ दफन है, कब पैदा हुए, हर प्रॉफिट की अलग अलग, कौन का नाम क्या है, वो क्यों मशहूर थी। और मैं नोट्स बनवाता हूँ। मैं सॉरी स्टार्ट में ये कहना भूल गया, हम ये करते हैं नोट्स बनवाने पे। अगर आपने नोट्स बना लिए तो भाई पेपर से 1 दिन या 2 दिन पहले आप वो रिवाइज करके जा सकते हैं। आपने कोई चीज पढ़ी है, नई चीज ऐड करनी है, तो आपके पास एक जगह है जहाँ पे रेलिवेंट पोर्शन में जाके आप ऐड कर सकते हैं। मेरे खुद के 4 रजिस्टर हैं। ठीक है, वो मैंने बना लिया, मैं कोई पेपर पढ़ के नहीं जाता, ऐसे जाके पेपर में बैठता हूँ, मैं टॉप कर जाता हूँ। तो रीजन क्या है कि जब मैंने उनके कंसेप्ट क्लियर किए, कंसेप्ट क्लियर करेंगे आप आगे चल जाएंगे। उसके बाद सीरा ऑफ एंड लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, इनकी वॉइस के ऊपर ही एक पूरा लेक्चर दिया जा सकता है, क्योंकि अब वो इनके बारे में पूछने लग गए। बेसिक बिलीफ्स को हम करेंगे, उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री जो है इसमें सहाबा को करेंगे, खलीफा को करेंगे, मुस्लिम डायनेस्टीज को कर रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी ये बुक्स वगैरह लिखी जाती हैं, मुस्लिम जूरिस्ट का काम जो होता है वो देखेंगे। ये चीजें हम इस्लाम में अपनी इन डेप्थ चीजों को भाई इन डेप्थ करेंगे। ठीक है, अच्छे से करेंगे, कंप्रिहेंसिव करेंगे ये, ताकि अगर कोई एक दफा बंदा सेशन ले ले, तो मैं उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहता कि मेरे पास बच्चे आते हैं वो गालियां दे रहे होते हैं पुराने उस्तादों को। मैं उनको बल्कि रोकता हूँ, खुदा के वास्ते उस्ताद को गाली ना निकालो। ठीक है, उन लोगों ने जिस तरह का, उनमें से कोई भी उस तरह से स्ट्रगल करके शायद नहीं आया, या उन्होंने इतनी स्ट्रगल नहीं देखी। जब वो पढ़ाने लग गए तो उन्होंने कहा ठीक है ये चल रहा है। आई बिलीव इन डैट कि मेरा सेशन लेके जाएं तो मैं 100% सिक्योर करता हूँ, अश्योर करता हूँ आपको कि अगर मेरा सेशन आप बंदे के पुत्र की तरह पढ़ लें तो आपको कहीं और से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे सेशन के अंदर मैं जो जो बातें कहूंगा, क्योंकि मैं सारी चीजें इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद एवरीडे साइंस की बात कर लें, तो एवरीडे साइंस के अंदर बायोलॉजिकल साइंस को हम पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या है,
इनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंट डिजीज को पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिकल यूनिवर्स है, उसमें फिजिकल स्ट्रक्चर में यूनिवर्स को, सोलर इक्लिप्स को, लोनर इक्लिप्स को, भाई मैं यहाँ करके बता रहा हूँ ये कैसे लग रहा है, सोलर इक्लिप्स कैसे लग रहा है। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हम इतना तो पढ़ लेते हैं, हम लोगों ने ये तो पढ़ ली है। रीजन क्या है कि हम लोग ये पढ़ के चले जाते हैं जी, रोटेशन ऑफ सन से अर्थ जो है, रोटेशन ऑफ अर्थ से डे और नाइट चेंज होता है, ठीक है। और रेवोल्यूशन से वेदर चेंज होता है, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। तो भाई कंसेप्ट कहाँ है? मैं आपको बना के बता रहा हूँ कैसे ये पूरा ये सन होगा, पेरिहीलियन एपिहीलियन मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको भूल लेना वो चीज। उसमें मैं बता रहा हूँ क्या रीजन है, कौन सी चीज है जो वो उसमें ये कंसेप्ट आपको बोल के यहाँ पे आता है कि 6 मंथ तक इधर लाइट नहीं पड़ती। हम देखते हैं कि वो 6 महीने, हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल पे सूरज रहता है और 6 महीने रात रहती है। तो वो क्यों रहती है? वो इंशाल्लाह एक ये इतनी सी बात है कि आप एक डायग्राम बनाए और वहां बच्चों को बता सके, लेकिन जब किसी ने उतना इन डेप्थ जाके पढ़ा ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं कि डायग्राम ये कंसेप्ट क्या, तो वो आपको क्या समझाएगा। लेकिन जब आप मुझसे इस तरह का पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ये है कि आपको शायद दोबारा रिवीजन करने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपको वो चीजें याद होंगी। हम ये सारी चीजें इन डिटेल पढ़ रहे होंगे, जियोग्राफी का ये सब कुछ, फूड साइंस में विटामिन हो गए, प्रोटीन हो गए, इन सबको मैं करूंगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जो आप कह लेते हैं साइंस है, उनको हम कर रहे होंगे ये एक लेक्चर के अंदर। ये इस पे ना जाइएगा कि यार ये तो पैसे जो यहाँ बहुत कम ले रहे हैं, ठीक है। वो पैसे तो ये क्या कहते हैं, 3,000 हमसे हमने दिए हैं 3 महीने के, किसी ने 6,000 दिए हैं, तो ये सेशन जैसे ऐसे ऊपर से पढ़ा के चले जाएंगे। नहीं भाई, मैं बेशक चार्ज कम कर रहा हूँ, वो मेरी पर्सनल एक रीजन है कि मैं फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज में रहता हूँ। आई बिलीव इन दैट के बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे, क्या कहते हैं, 4-4 साल लगा के चले जाते हैं, सिर्फ सेशन ना होने की वजह से 2-2 3-3 नंबर से रहते रहते हैं। तो क्या है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी के लिए मैंने ये चीज स्टार्ट की है। और अल्लाह का शुक्र है, जो मैंने एक चीज स्टार्ट की थी, मुझे खुदा का शुक्र है कि मेरा वो मकसद पूरा हुआ है कि मुझे देख के जो लोग पहले 15,000 चार्ज कर रहे थे, अब उनका भी 10,000 पे वापस आ गए, ठीक है। तो अच्छी बात है, मैं तो यही चीज करना चाह रहा था कि जो यहाँ पे स्टूडेंट है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको जो 15-20 हजार का सेशन दिया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा वो अफोर्डेबिलिटी में ले सके। तो आपको सब प्रीमियम मिलेगा, इसमें बेहतरीन लेक्चर्स मिलेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि मैंने जूम भी प्रो ली हुई है। मैं कहूँ यार मैं 3,000-6,000 ले रहा हूँ, बच्चे भी इसमें कंप्रोमाइज कर लेंगे कि 40 मिनट के बाद, क्या कहते हैं, वो क्लास 10 मिनट के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं, बच्चों की कंटिन्यूटी ना टूटे, बच्चों का इंटरेस्ट ना ब्रेक हो। मैं हर मंथ डॉलर्स में पे कर रहा हूँ और जूम प्रो परचेज की है, तो आपको हर चीज जो है वो प्रीमियम टू प्रीमियम मिल रही होगी। तो आपने उसी तरह लेके चलना है। ये मेरे कुछ नोट्स की पिक्चर है, ये एक नोट्स के अंदर आपके 100 वो क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, अभी आपने जब इस तरह इनको एक साथ लिख लिया, जहाँ पे आपको लिखा होगा फास्टेस्ट कौन है, ब्राइटेस्ट कौन है, जब आपको इनको एक ही जगह करके पढ़ लेंगे ना, प्लैनेट्स को इधर से आता है ना, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये मेरा ही नोट्स है, मेरे ही एक नोट्स की एक पिक्चर है। तो आपका उसके बाद क्या कहते हैं, ये इधर से कोई एमसीक्यू जाने वाला नहीं है। इंशाल्लाह हम ये इनको डिटेल में पढ़े होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, आगे मैं देखूं कौन सा सब्जेक्ट है, उसको डिस्कस करें। जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में भी हम देखेंगे नोटेबल फोबियाज कौन सी हैं, डिस्कवरीज कौन सी हैं, दुनिया में लार्जेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट क्या है, शॉर्टेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, ठीक है। फेमस प्लेसेस अराउंड द ग्लोब क्या है, स्पोर्ट्स को हम कर रहे होंगे, मिसलेनियस, यानी वो सब चीजें हम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। करंट अफेयर भाई डेली बेसिस पे, इसमें मैं जितना भी एक काम है ये आपको करना पड़ेगा। करंट अफेयर थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको, ठीक है, डेली बेसिस पे मैं डॉन डेली न्यूज डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ, मैं आपको ग्रुप में भी शेयर करता रहूंगा और वो भी करता रहूंगा। लेकिन इसके नोट्स डेली बेसिस पे आपने करने हैं, ठीक है, कुछ आपने भी ऐड करना है। अब इसमें नोबेल प्राइज वो हर दफा पूछता है, ये हम करेंगे, कॉन्फ्रेंसेज वो पूछता है, ये हम करवाएंगे आपको। उसके बाद ये जिन लोगों ने एडीएसएफ का पेपर भी देना है ना अभी, भाई सिर्फ ये चीज करके चले जाओ, आपके करंट अफेयर में आधे नंबर वही हो जाएंगे, ठीक है। तो आधी चीजें आपकी यहीं से लग जानी है, इन चीजों से, सिर्फ यही एरियाज को कर लें। मैं कोशिश करूंगा जो मेरे स्टूडेंट मेरे पास ऐड हो रहे हैं उनके एडीएसएफ के एग्जाम है, तो मैं लास्ट वीक में करंट अफेयर में थोड़ा सा कुछ काम करवाऊंगा, अभी जो पेपर के करीब। अच्छा, उसके बाद आईटी कंप्यूटर है, आईटी कंप्यूटर भी हम सारी बेसिक्स देख रहे होंगे। इंपॉर्टेंट इन्वेंशन कौन सी हैं, उनके फाउंडर कौन से हैं, बेसिक ऑफ एमएस ऑफिस क्या है, वर्ल्ड क्या है, पावर प्लांट क्या है, एक्सेल क्या है, शॉर्ट कीज क्या है, तो इसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। इंग्लिश ये है कि इंग्लिश जो है, मैंने मेरे लास्ट स्टूडेंट का कमेंट था कल रात, उसको मुझे कॉल आई थी। उसने कहा कि सर मुझे किसने कहा था कि रानी मैम से ना इंग्लिश कर ले, कहता मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। उसके प्रीपोजिशंस की मैंने 1 महीना लगा के शायद कहता प्रीपोजिशंस मैंने उसके किए,
लेकिन मैं आपका जो एक लेक्चर प्रीपोजिशन वाला था ना, उसने मुझे जो कंसेप्ट क्लियर कराए हैं वो किसी किसी जगह से नहीं हुए। मैं वो लेक्चर ओपन डालूंगा, आप लोग वो सुन लीजिएगा, वो सबके लिए ओपन है। मेरी तरफ से नॉलेज सबके लिए है। मेरा मकसद ये है कि सबका भला हो सके। मैं यहाँ रानी मैम को डिग्रेड नहीं कर रहा, किसी को डिस्पैरेज नहीं कर रहा, सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हजारों 100+ जो है वो प्रीपोजिशन है, आप कैसे याद कर लोगे। लेकिन जब आपको ये पता हो कि भाई कोई आपके साथ जा रहा हो तो वो उसको क्या लगता है, वो अलोंग होता है। ठीक है, आप रोड के साथ साथ जा रहे हैं, अलोंग कर रहे हैं। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वो अक्रॉस होता है। अगर आप दरिया दरिया है, नदी है, उसके ऊपर से जा रहे हैं तो वो ओवर द ब्रिज होता है। ठीक है, तो मैंने ये सारे जो कंसेप्ट है, मेरे 1 1.5 घंटे की क्लास है, मैं उसका लेक्चर यूट्यूब पे डाल दूंगा। वो आप सुने, आपको तब समझ आएगी कि भाई प्रीपोजिशन तैयार कैसे करनी थी, कंसेप्ट के तौर पे करनी थी। इसका भी कंसेप्ट है, वो होगा। उसके बाद टेंसेस हैं जिसमें क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये करवाए हम, करवा रहा हूँ मैं। डायरेक्ट इंटरेक्ट है वो करवाता हूँ। ठीक है, वो सारे हम करेंगे। ठीक है, ये तो चीजें आती हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आर्ट होते हैं, ये सारे करवाऊंगा। उसके बाद इडियम्स आप लोगों ने बेटा खुद करने हैं। सिनोनिम एंटोनिम की एक फाइल है 501, अगर कोई मेरा सेशन नहीं भी ज्वाइन कर रहा, ये डाउनलोड कर ले इसको। इसमें 501 सिनोनिम एंटोनियम है, ये रट ले, इनसे बाहर नहीं आने वाला। और वो पढ़ना कैसे है, वो भाई उसके जो 4 ऑप्शन है उनको ही पढ़ लेना। फ्रेजर वर्ब्स हैं, इनकी मैं फाइल शेयर कर दूंगा, उसी में से आपका जुगाड़ लग जाएगा। तो ये हमारा इंग्लिश का काम हो गया। इंग्लिश भी यानी कि अच्छे से इन डिटेल बच्चों को करवाऊंगा, क्योंकि ये भी मसला होता है बच्चों का। उसके बाद उर्दू, उर्दू आजकल पीपीएससी में बड़ा वो किया हुआ है, एमपीटी में भी आती है। तो उर्दू के लिए हमारे दाग साहब का बड़ा मशहूर शेर है, नहीं है खेल ए दाग यारों से कह दो, कि आती है उर्दू जबान आते आते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नोट्स हैं, तो वो अभी जो जितनी उर्दू आ रही है 90% वहीं से आ रही है। तो हमारे सेशन में जब हम आप लोगों से इस पे हम देंगे आपको, तो लेक्चर्स देंगे, तो आपकी उर्दू भी अच्छी हो जाएगी। इसमें यही है, पोर्टल राइटर्स जो हैं वो उनकी बुक्स, हिस्ट्री ऑफ उर्दू सारी ये करवाएंगे, ग्रामर करवाएंगे, इडियम्स करवाएंगे, और डिफरेंट मिसलेनियस। मिसलेनियस में मेरे लेक्चर 3 4 चले जाते हैं। 3 4 लेक्चर का मतलब है मेरा एक लेक्चर 3 घंटे का होता है। तो एक वीक समझ लें कि हमारा मिसलेनियस पे भी अक्सर चला जाता है। तो और जो भी होगी चीज हम इंशाल्लाह आपसे सारी करवाएंगे। मैथ जो है, मैथ के ये 12 और एरियाज हैं, ये सारे इन डिटेल में करवाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको बताया जाएगा कहाँ से प्रैक्टिस करें, और इसको तो आप लोगों ने मास्टर करना है, इसमें आप लोगों ने नहीं जाने देना। अलजबरा करवाएंगे, रेशो करवाएंगे, प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेशंस, प्रोबेबिलिटी, मीन, मोड, एवरेज, परसेंटेज, ज्योमेट्री। और मिससेलेनियस में लाजमी लिखता हूँ। मैं इसलिए लिखता हूँ कि कहीं भी कल को आप लोग मुझे पकड़ सको, आप कहोगे सर ये 11, मुझे 11 याद है, कोई और भी हो सकता है, तो आप लोग आगे मुझे कहो सर वो ये भी एक मैथ में आता है, तो ये मिससेलेनियस में डाल के हमें ये करवाएं, तो इंशाल्लाह हम वो भी आपको करवाएंगे। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग, भाई मेरा मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो एक तो थ्रो जूम है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। दूसरा, टीचिंग से ज्यादा मेरा मेंटोरशिप है। ये देख रहे हैं, हाँ, ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये मैं हूँ। ये मैं आप लोगों का हाथ, आप चढ़ रहे हैं, आप बस थोड़ा सा 1 2 स्टेप से वो लड़खड़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इस स्टेज पे लाना मेरा काम है। आपको ये जीत वाला जो स्टेज है, यहाँ पे ये झंडा लगा हुआ है, ये जो स्टेज है जहाँ पे आकर विनर होंगे आप, इंशाल्लाह यहाँ पे लाना मेरा काम है। आप मेरे पास आ जाएंगे तो आप समझ लें कि मैंने आपको गोद ले लिया। गोद ले लिया कैसे, जो मेरे एक सेशन में इनरोल हो, वो मेरे जितने भी सेशंस लगेंगे उनके लिए वो एलिजिबल होता है, फ्री ऑफ द कास्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट, वन इनरोल। तो जब तक उसकी एलोकेशन नहीं होती भाई, वो मेरे पल्ले है। वो आए मेरे हर सेशन में आके, और ये रिकॉर्डिंग मेरी यूट्यूब पे पड़ी होगी। अगर मैं इस बात से मुकरूंगा तो वो उस साल के जितने भी सेशन लगे हैं वो आ सकता है मेरे पास के सर, ये मेरा मसला है। नहीं भी हो रही तो मैं अगले सालों में भी उसको पढ़ाऊंगा, तो उसको मैं फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा नोट्स मेकिंग मैं करवाता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और ये जो रिलेशंस कायम करने होते हैं ना चीजों में, कि तभी आपको याद रहते हैं, वो मैंने करवाने हैं। उसके बाद यही जो है मैंने लिखा हुआ नीचे कि इंस्टिल करवाऊंगा आपके अंदर एबिलिटी टू रिलेटिविटी। उसके बाद वीकली टेस्ट होते हैं हमारे, मतलब क्लास के अंदर ही मैं ले रहा होता हूँ टेस्ट। जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको पता है कि वो एक एक बच्चे से मैंने कर रहा होता है कि मुझे मैसेज करो, मुझे बताओ इसका क्या जवाब है, और एक एक बच्चे को मैं नाम लेके कह रहा होता हूँ। तो इस तरह वो बच्चे पढ़ते भी हैं, रिवीजन भी करके आते हैं, और वहाँ चर भी होते हैं। उसके बाद 1 to 1 मेरी मेंटोरशिप होती है, उसमें इमोशनल सपोर्ट मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। फाइनेंशियल सपोर्ट भी मैं करता हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं तो उनको मैं इवन के टेस्ट आने जाने के पैसे भी दे रहा हूँ कि वो टेस्ट देने जा सके, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको अप्लाई के लिए भी अगर पैसे चाहिए होते हैं हम देते हैं। हमारा एक फंड है, कुछ बच्चे अगर कभी अप्लाई करना चाहें तो मैं फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज रेज करता रहता हूँ, फंड्स वगैरह। तो ये है कि कोई बच्चा अगर अफोर्ड नहीं कर पाता अप्लाई करने के लिए भी, तो उसको भी हम जो 600 अगर लगते हैं, जानवर लगते हैं, तो बच्चा भी मेहनत कर रहा है तो हम उसको
हमसे मुराद मैं हूँ और मेरे साथ जो भी लोग होंगे जुड़ेंगे तो हम उसको वो भी सपोर्ट करते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम ये है कि इमोशनल सपोर्ट, मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास के बाद घंटों घंटों मुझे कॉल्स करते हैं, अपने दुख में रोते हैं, और पता नहीं कितने लोगों की मैं हीलिंग करके जो सुसाइड की तरफ जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्मीद पे आ चुके हैं। ठीक है। तो क्योंकि ये इतना इतना स्ट्रगल है इस फेज के अंदर, तो मैं आई बिलीव इन मेंटोरशिप। ये वो सब चीजें हैं जो मैंने फेस की हैं। मैं स्क्रैच से जीरो से उठकर यहाँ पहुंचा हूँ। मैं जीरो से या जीरो हूँ तो मैं जीरो से आया हूँ। मुझे पता है इस रास्ते में कितनी कठिन तकलीफें। आई बिलीव इन दैट। दो तरह के लोग होते हैं, एक कहते हैं मेरे साथ हुआ है तो किसी और के साथ भी हो जाए, और मैं उस तरह का इंसान हूँ कि मेरे साथ हुआ है किसी दूसरे के साथ ना हो। तो इंशाल्लाह आपको हर तरह की वो सपोर्ट मिलेगी। अच्छा, उसके बाद अगर आप मेरे पास इनरोल हो जाते हैं तो सिर्फ रिटर्न में नहीं इस सेशन के, तो आपका साइकोलॉजिकल की तैयारी मैं करवाऊंगा। ठीक है। आपके इंटरव्यू की तैयारी मैं करवाऊंगा और आपके डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। ये चीज हो जाती है। उसके बाद हम आगे देखें कि मैंने क्या है यहाँ पे। अच्छा, मेथड ऑफ ये है कि कंसेप्ट समझाने के लिए मैं ये भी काम करता हूँ। ये व्हाइट बोर्ड जो है इसके ऊपर भी आपको क्लासेस दी जा सकती हैं जिसपे हम मैप बना के, आई बिलीव इनके पिक्चर पिक्टोरल ना, आप जितना ज्यादा आप पिक्टोरल बच्चों को गाइड कर सकते हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है, वो रिटेन भी कर पाते हैं। तो ये भी हमारा एक तरीका कार है। हम इस तरह से भी आपको पढ़ाएंगे चीजों को। अब ये देखिए इसमें मैंने वो जगह बनाई है कि कहाँ पे फलाना हेड है, कहाँ पे वो है, कहाँ आके मिल रहे हैं। तो आपको अगर वो जब सवाल पूछता है कि हेड ट्रिमो कहाँ पे है, तो आपको पता वो जंग में है भाई। वहां पे कौन मिल रहा है, झेलम और चनाब मिल रहे हैं। जब आपको मैं एक एक बताऊंगा कि भाई ये देखो, ये जो है, ये दरिया जो है, लेट्स सपोज यहाँ पे ये इंदस है। इंदस तो आ इधर से रहा है। वो पूछा था केपीके से पंजाब में कहाँ दाखिल होता है, अटक के मुकाम पे दाखिल होता है। ठीक है। और ये यहाँ पे आके कहाँ मिल रहा है, ये मिठन कोट में मिलता है। और ये जहाँ पे हेड पंजनद है, ये हेड पंजनद ये देखें, क्योंकि अब जब आपको ये कंसेप्ट होगा कि भाई ये बाकी सारे दरिया हेड पंजनद से मिल जाते हैं, वो उसके ऊपर से आ रहा है, तो आपको अगली दफा ये कंसेप्ट मिक्स नहीं होगा कि कौन सा एक दरिया है वो कहाँ से। तो इंशाल्लाह ये चीजें जो है इस तरह पढ़ाऊंगा। बलोचिस्तान का रकबा कितना है यहाँ, ये 43% साल लिखा है। ये मोटरवे कौन सी है, मोटरवे के नाम शाम ये भी हम इंशाल्लाह करेंगे। ये देख रहे होंगे मैंने ये N10 ही सिर्फ जाके मकरान कोस्टल हाईवे यहाँ से किसी को पढ़ा रहा था उस टाइम में। तो उसको मैंने शायद सिर्फ एक चीज बतानी थी, बताते बताते मैं 10 बता गया। तो मैंने उसको यहाँ कहा कि यहाँ से ये कोस्टल हाईवे गुजरती है N10 जिसको कहा जाता है, मकरान कोस्टल हाईवे, उसका नाम इस तरह याद करते हैं हम। जितनी हाईवेज है मोटरवेज हैं ये भी मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। तो ये चीजें आगे बढ़ते हैं, टाइम क्योंकि कम है थोड़ा सा ओरिएंटेशन के लिए। हाँ, ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में चीजें मैं इस तरह से पढ़ा रहा था बच्चों को। ये इंटरनेशनल डेडलाइन है। ये जब पूरा मैप होगा तब आपको अच्छी से चीजें समझ आएंगी। तो आई बिलीव इन उस तरह ना। तो व्हाट आई ऑफर, वही बात है कि आई एम ऑफरिंग क्या कहते हैं, कम्प्रिहेंसिव स्टडी फॉर ऑल 10 सब्जेक्ट, जियोग्राफी, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिया, जीके, ईडीएस, करंट अफेयर, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, उर्दू। उसके बाद अफोर्डेबल फीस है 6,000, 3,000 प्लस 3,000 दो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। पूरी मार्केट में कोई दूसरा बंदा अफोर्ड कर रहा हो, कोई 1,000 रुपया भी अगले महीने पे नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? वो कहते हैं जो आ जाए आ जाए। पर मैं दे रहा हूँ रीजन, मुझे में दम है, मुझे अपनी क्वालिटी पे यकीन है कि जो बंदा मेरे पास आएगा तो अगले महीने दूसरी फीस भी वो मुझे देगा। तो डेफिनेटली इसीलिए मैं वहाँ ये भी ऑफर कर रहा हूँ कि अगर बंदा कोई चेक करना चाहता है, किसी का यकीन नहीं बन रहा, तो वो पहले एक इंस्टॉलमेंट दे दे, बाद में दूसरी दे दे। ठीक है। तो ये दो इंस्टॉलमेंट में वो पे कर सकता है। उसके बाद ये मैंने इस दफा क्या कहते हैं अन्य बात तकरीबन मेरे पास सारे ही इसी पे होते हैं। ऑर्फन्स जो हैं, ऑर्फन्स के लिए मेरी 50% स्कॉलरशिप होती है, नीडी के लिए होती है। नीडी का मैं पूछता नहीं हूँ। ठीक है, कि आप कोई प्रूफ नहीं मांगते, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करता हूँ। नीडी स्कॉलरशिप का मतलब है 3 महीने का अगर सेशन है 30 रुपए पर डे, 90 दिन बन रहे हैं ना, तो इसको तकसीम कर लो 3,000 को, 3,000 को आप 90 पे तकसीम करो ना, तो ये बनता है 30 रुपए पर डे। ठीक है। और ये बनता है 60 रुपए पर डे। मुझे बताएं कहाँ कोई इतने सस्ते में पढ़ा रहा है। तो सिर्फ ये 30 रुपए के चक्कर में अपना ईमान खराब ना कीजिएगा कि अगर आप नीडी नहीं है। नीडी का मतलब बाकी होता है जिसका जो एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा, बड़ी मुश्किल से खा पा रहा है। जहाँ पे मैं लोगों को देखता हूँ, सॉरी टू से कहने की बात है, नहीं है कि वो क्या कहते हैं अपना अच्छे खासे आईफोन से उन्होंने पिक्चर्स ली होती हैं, डीपी लगाई होती है, और मुझे कह रहे होते हैं कि सर मुझे नीडी स्कॉलरशिप दे दें। भाई आईफोन मेरे पास नहीं है, तो आप लोग आईफोन से वो, फिर तो मैं भी नीडी बनता हूँ। तो ये है कि सिर्फ अपना ईमान खराब ना कीजिएगा, प्रूफ में कोई नहीं मांगता। मैंने 100% स्कॉलरशिप भी देता हूँ तकरीबन, इस दफा 15 से 20 स्टूडेंट को इस दफा भी मैंने दी है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद टेस्ट वगैरह होते हैं, पेपर टैंपिंग टेक्निक है, उस पेपर को पढ़ना कैसे है, वो है वही वंस इनरोल्ड इंटाइटल फॉर ऑल द फ्यूचर सेशन। और सबसे अहम बात, मेंटोरिंग फॉर सक्सेस। तो मेरे जो सीन है वो मेंटोर कर रहा हूँ फॉर सक्सेस। तो ये चीज थी। मैं काफी स्पीड स्पीड चला हूँ।
तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे साथ इतना टाइम स्टे किया, फोन से मुझे सुनते रहे। उसके बाद ये थैंक यू फॉर, अब ये मेरी डिटेल्स हैं, कोई मुझे अगर वो करना चाहिए। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन क्यूरीज हैं वो मैं लेना चाहूँगा। पहले मैं आप लोगों के मैसेज देख लूँ, फिर मैं आता हूँ। जी विटामिन डी वाला मेरे एक स्टूडेंट बैठा है, वो विटामिन डी वाला ना, मेरे रिकेट्स वाला। ये सैटरडे वाले दिन में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था और अगले दिन वो आया पड़ा था एग्जाम में। हाँ एक चीज अच्छा हुआ मेरे स्टूडेंट्स ने बता दिया, मैं आपको एडवांस बता दूं भाई, मैं रिकॉर्डिंग नहीं देता होता। किसी की कोई मजबूरी हो तो उसको रिकॉर्डिंग मिलती होती है, उसके अलावा मैं रिकॉर्डिंग नहीं देता, कोई एक आध दफा हो तो। किसी कोई बंदा मुझे रिकॉर्डिंग के लिए मैसेज ना करे। पिछली दफा मैंने रोका था सेशन में, तो उन्होंने बात नहीं आए, फिर भी रिकॉर्डिंग के लिए तंग कर रहे थे, तो मैंने भाई उनको फीस रिफंड करके सेशन से निकाल दिया। बाद में मिलते करते रहे, क्योंकि ये चीज उन्होंने लेक्चर्स जब ले लेते हैं समझ आ जाती है, ये चीज आपको 20-30 हजार में भी बारे में है, तो एक बंदा आपको 3 हजार में या 6 हजार में दे रहा है, तो आप उसको मजीद तंग कर रहे हैं। तो भाई मैं इतना कम चार्ज कर रहा हूँ, ये मेरे सब वो जैसे कहते हैं ना, ये जो खर्चा इस चीजों पे हो रहा है, जूम की मीटिंग परचेज करने पे डॉलरों में, आपको पता है डॉलर कहाँ पहुंचा हुआ है, बाकी एक्सपेंस मेरे पूरे होते हैं। तो मैं कोई बंदा नहीं रख सकता जो हम रिकॉर्डिंग्स कर सके और वो दे सके। मेरी खुद की एक लाइफ भी है और मेरी जॉब भी है, तो उन चीजों को भी मैंने मैनेज करना होता है। तो मैथ्स में ज्यादा इशू आ रहा है। वो तो अब मैथ तो भाई करने से आती है, बाकी मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। तो वी आर हाईली ग्रेटफुल टू हैव अ टीचर लाइक यू। चैट में ओपन कर रहा हूँ, अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे वो कर सकते हैं। चैट ओपन है, आप देखें, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। वॉइस क्लियर, थैंक यू फास्ट लैपटॉप। आपने कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे पूछ लें। भाई किसी का जेनवन जेनवन इशू हो तो उसको सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग का वाला सीन नहीं। क्लास टाइमिंग बेटा ये है कि मैं ये 3 दिन वीक में क्लास लेता हूँ, और 7:30 से 10:30 क्लास होती है। ये महबूब ने आपको रिप्लाई भी कर दिया क्लास टाइमिंग। मैंने क्लोज कर दी थी कल से मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं वाहिद हूँ। यहाँ से भी आपको एक चीज समझ आ सकती है कि ये वो बनता है जो पैसों के लिए नहीं कर रखा। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक दिन पहले ओरिएंटेशन क्लास होती है, उसके बाद 3 दिन डेमो क्लासेस होती हैं, फिर भी लोगों की जो है वो एडमिशन चल रहे होते हैं। मैं अपना टारगेट एक दिन पहले पूरा कर चुका था और मैंने कल ही वो बंद कर दी थी। लेकिन महबूब है उनका, मैं क्लास में ग्रुप में नंबर शेयर कर देता हूँ, जहाँ आप मुझे मेरे नंबर पर रब्ता कर लें। ये यहाँ पे नंबर आपको शो हो रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं उनका नंबर शेयर कर देता हूँ। वो हमारी एडमिन को देखते हैं, एचआर को देखते हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कुछ सीट्स, अगर आप कोई सीरियस कैंडिडेट हो तो हम उसको अलाउ कर देंगे कि वो कर सकते हैं। जी कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी। नोट्स यही है बेटा, क्लास में पूरा नोट्स ही बनवा रहा हूँ मैं आपको। और कौन से नोट्स आपको चाहिए? ये नोट्स पता है क्या होते हैं? ये अक्सर लोग, कल मुझे कोई कह रहा था कि सर मुझे, मेरा परसों पेपर है या तरसों पेपर है, मुझे ना पीडीएफ भेज दें। खुदा की कसम मैंने आज तक नहीं करा। अगर कहते हैं नोट्स, मेरे पास 1000 पीडीएफ पड़ी है, कंप्यूटर भरा पड़ा है, मैं आपको भेज दूंगा। आपने मछली पकड़नी है या आपने सिर्फ मछली मांग के खानी है, वो पीडीएफ कभी आप पढ़ भी नहीं सकते। नोट्स जब आपको मैं पूरी क्लास में लेक्चर जाके देखे, मैं आपके साथ साथ टाइप कर रहा होता हूँ, आपको प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा, उसके बाद ही मुझे लगता होगा कि एडिशनल नोट्स चाहिए तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। देखिए जॉब होल्डर के लिए 3 दिन जो है 7:30 मैंने क्लास रखी है। 7:30 कौन सी जॉब होती है? मैं भी जॉब करता हूँ, तो 7:30 तो क्लास वो नहीं होती। हाँ अगर कोई जेनवन है तो मुझसे पर्सनली डिस्कस कर ले, मुझे लगे कि ये जेनवन है तो उसको मैं रिकॉर्डिंग दे दूँ। मैं भाई सीधी सी बात है कि मैं पैसे के लिए काम कर ही नहीं रहा। अगर किसी को ये लग रहा है कि हम अ, कोई जेनवन कैंडिडेट है जो डिजर्व करता है, जो इतने सालों से स्ट्राइव कर रहा है, उसको सक्सेस नहीं मिल रही, मेरे पास सिर्फ वही है। जिसके जिसके ये है कि उनको रिकॉर्डिंग चाहिए, बाद में उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन वाले लोग, मेरे पास नहीं है, मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे क्वांटिटी चाहिए ही नहीं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। हाँ किसी का जेन्युइन इशू होगा, डेफिनेटली रिकॉर्डिंग दी जाएगी, क्यों नहीं देंगे। आपकी क्लास में कोई बुक्स नेसेसरी? मुकद्दस सर्विस, सर्वर मुकद्दस आपको मैंने बुक्स बता दी थी, बाकी जो इनरोल हो जाएंगे उनको मैं बताता रहूंगा। कल सर आप नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं? हाँ मैं नोट्स देता हूँ, जो जरूरी है वो नोट्स देता हूँ, ठीक है।
और क्लास में लाइव नोट्स भी बनवाता हूँ। मेरा वो सारी चीजें जो नोट्स काम के वो प्रोवाइड करूंगा मैं। मैंने बुक्स काफी सारी प्रोवाइड की हैं इंग्लिश की। मैंने वो बुक प्रोवाइड की है पूरे पाकिस्तान में, कहीं ढूंढ के बता दो और सारे वहीं से आती है। वो बुक मैंने अपने जो पिछला बैच है उसको शेयर की है। वो पाकिस्तान की बुक ही नहीं है। और सारे आपके जितना भी इंग्लिश आती है वहीं से आती है। हाँ, अगर उसकी जेन्युइन रीजन है तो क्या कहते हैं उसको हम वो दे देंगे, क्लास वो अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सुमाना। जजाकल्ला। मुकद्दस आपको मैं बता दूंगा, सिर्फ आपके पास रजिस्टर एक होना चाहिए, आपके पास पेन पेंसिल होना चाहिए कि आप लेक्चर नोट कर सकें। वो मैं आप मेरे पास इनरोल है आई थिंक, तो मैं आपको बता देता हूँ उस ग्रुप में हम बता दूंगा। हमजा हम क्लास तकरीबन 7:50 पे तकरीबन स्टार्ट करते हैं, तो कोई बात नहीं है। आपके लिए 5-10 मिनट और कर लेंगे। वो टाइम चेंज होता रहता है, सभी का देख के उस हिसाब से कर लिया जाता है। तैमूर आप मेरे अगर किसी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको किस कलर में कर दिया जाए? जो अभी भी इनरोल होना चाह रहे हैं वो मुझे इस नंबर पर रब्ता करें, मैं उनको दूंगा एडमिन वालों का नंबर। ये मैंने नंबर हाईलाइट कर दिया। अगर व्हाट्सएप कर दें मैं आपको, फिर आगे क्या कहते हैं महबूब साहब का नंबर देता हूँ, आप सर महबूब से बात करें, वो कोशिश करते हैं आपको रखने की। मारिया, मेरे इतने पैसे जाया हो गए हैं सर, सबने स्कैम किया। आपके लेक्चर देकर मुझे पता चला कि यार यू आर द बेस्ट होप फॉर मी। बेटा यही चीज है, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, अब मेरे वो दोस्त भी हैं बहुत सारे ना। आधे स्टूडेंट मेरे जो है वो मतलब 4-4 6-6 अटेम्प्टें दे चुके हैं सीएसएस की, वो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो हंसते हैं, और बल्कि मुझे ना बहुत सारे, एक दोस्त है उसने मुझे पैसे भी पूरे नहीं दिए। और वो स्टार्ट में उसने कहा सर मैं 20,000 पढ़े, ऐसे होते थे, मैंने तो उन्हें काख नहीं पढ़ाया था। मैं कहा मैंने तो पूरे पैसे नहीं दे रहे। तो ये सीन है पाकिस्तान में भाई, कदर नहीं होती। जो पैसे ज्यादा लेता है वो आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाता है। जो वो लोग जॉब होल्डर के जेन्युइन इश्यूज होंगे, ये थोड़ी है कि यार अब 3 दिन क्लास है, तीनों की रिकॉर्डिंग आपको कैसे दे दूंगा। जॉब अगर जेन्युइन है आपकी, जॉब तो 5 बजे एंड हो जाती है, क्लास 7 को है। तो आप जिनका जॉब का इशू है, रिकॉर्डिंग चाहिए, वो मुझसे पर्सनल बात कर लेंगे, फिर हम उसको देखेंगे। थैंक यू फास्ट ट्रैक लैपटॉप। अच्छा, 3 दिन जो मायरा मरियम तहरा आपका क्वेश्चन है कि क्लासेस की ड्यूरेशन क्या है 3 दिन, तो वो थर्सडे सैटरडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे मैंने वीकेंड पे ही रखी हुई है, क्योंकि वीकेंड पे जितने जॉब होल्डर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो और उसके अलावा जब कभी हमें कोई जरूरी हो तो हम एडिशनल क्लासेस भी कर लेते हैं, जैसे कि कभी बच्चों के पेपर आ जाएं तो मैं क्लासेस पहले रख लेता हूँ ताकि उस वीक का भी उनका कवर हो जाए, उनका फायदा हो जाए। तो ये हम कर लेते हैं। सर सेशन ड्यूरेशन 2.5 से 3 मंथ है। थैंक यू कायनात बेटा। सर फरीद अभी इस टाइमिंग का देखेंगे। अभी जो यही है बाकी देखेंगे, क्लास पूरी का देखना होता है। हम एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के हिसाब से तो नहीं चल सकते ना। मैं विश बेटा इंशाल्लाह आप क्लियर हो जाओगे, अल्लाह आपको कामयाब करे। मुकद्दस बेटा कल से लेक्चर्स होने हैं, आप शायद मेरे पास इनरोल हैं। मुकद्दस सरवर आप वही है ना जो मेरे पास इनरोल हैं? आ, आ, मेरे सिटी से हैं आप वही हैं? आपके मैसेज आ रहे हैं तो मैं बुक्स आपको बता चुका हूँ। वो भी अभी नहीं जरूरत आपको, कल से मैं लेक्चर दूंगा तो आपने इसके ऊपर नोट करने हैं। बुक अभी आपको नहीं चाहिए। एक्स है रेडियन और कितनी कंसेशन चाहिए? 20,000 वाला सेशन आप पढ़ के आ जाओ, खुदा की कसम। उसके बाद आप मैंने कुछ स्टूडेंट कुछ मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे पिछले सेशन में, मैंने एक ऐड कर लिया उनको ना। तो मुझे जब हफ्ते बाद उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए, मैं लड़ रहा हूँ, मैंने कहा "यार, पैसे को भेजे?" उसने कहा भाई जिंदगी में इतने पैसे और जगह पे लुटा चुके हैं, तेरा लेक्चर लिया मैं समझ आया, इतनी तू मेहनत कर रहा है तो ठीक है मरियम, ये है कि 20,000 का बाकी जगह सेशन चल रहा है, मैं 6 में ऑलरेडी दे रहा हूँ, तो मजीद और क्या आपको सेशन चाहिए? आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे दीजिएगा। बाकी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हम इस पे मजीद डिटेल में बात कर लेते हैं। मजीद आप देख लीजिएगा, एरिडियन के लिए तो स्पेशल वो है, आखिर किए जा सकते हैं। 3 लेक्चर डेज फिक्स हैं।
ऑलमोस्ट फिक्स हैं। कभी अगर आप बच्चों का कोई इशू हो जाता है, ईद आ जाती है, तो हम जैसे मुहर्रम है तो हम शायद आगे पीछे लेक्चर्स कर लें, उनको अगले डे वीक में एडजस्ट करें। एरिडियन को डेफिनेटली, एरिडियन मेरे अपनी यूनिवर्सिटी के, उनको मैं थोड़ा सा मजीद कंसेशन दे दूंगा। रनी स्लॉट, के एम के प्लीज आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, जो स्लॉट की बात करें मुझे रब्ता कर लें। मैं देखता हूँ, मैं महबूब साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई एडजस्टमेंट हो जाए। हाँ, अल्लाह बख्श पुलिस वाले जो हैं 1122 वाले हैं, कुछ डिपार्टमेंट के हैं जिनको मैं खुद भी ऑलरेडी सर्व कर रहा हूँ, तो जिनका जॉब का इशू है वो मुझसे पर्सनल बात करें। मैं उनका वेरीफाई खुद ही करवा लूंगा कि वो वाकई जॉब कर रहे हैं या नहीं। उनसे मैं फिर रिगार्डिंग का कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ। मेरे पास काफी सारे हैं, एएसएफ से हैं, इंस्पेक्टर एएसएफ काफी सारे मेरे पास पड़े हैं, तो उनको मैं जब उनकी शिफ्ट होती है मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। दैट्स क्विज हम इंशाल्लाह जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है क्लास में वैसे लेते रहते हैं। जैसे एक पाकिस्तान अफेयर होगा कंप्लीट, में पाकिस्तान अफेयर का 100 मार्क्स का लूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा बाकियों की तरह की जान छुड़वाने वाली बात। भाई मुझे है ना, मुझे पे करने पड़ेंगे, मुझे पता है वो बनाने के लिए पे करना पड़ता है। लेकिन मैं बनवाऊंगा, मैं पाकिस्तान अफेयर के 2-3 लूंगा टेस्ट, 100-100 नंबर के पाकिस्तान अफेयर के होंगे, ताकि आपके पाकिस्तान अफेयर के 300-400 एमसीक्यूज का हो जाए। फिर जब हम इंग्लिश करेंगे इंग्लिश का बनवाऊंगा, फिर जीके का इस तरह हम करेंगे। तो जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तब मैं टेस्ट लूंगा। और भाई थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, काशिफ फ्रॉम मियां वाली। काशिफ खान ख्याल है, ठीक है। यार महबूब ये काशिफ को लाजमी इनरोल कर देना यार, ये भी नियाजी है। जी जी, आप स्क्रीनशॉट कल तक कोई सेशन फी पे करके नासिर नियाजी, आप महबूब से रब्ता कर लें, महबूब आपको गाइड कर देगा। मैं ग्रुप में महबूब का नंबर शेयर कर देता हूँ, बाकी मुझसे ऊपर से जी मेरे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे लेक्चर के आप। इरफान तो रहा नहीं दे भाई, मेरा ज्वाइन करूँगा जिस फील्ड में, यहाँ इसलिए मैं पढ़ा रहा था, कर रहा था, क्योंकि ये यहाँ पे मुझे आप लोगों का टाइम सिक्योर करना था। मुझे अपनी तारीफें नहीं सुनानी थी, मुझे आप लोगों को मैक्सिमम इसके बारे में बताना था। टाइम हर बंदे का कीमती होता है, और मैं आप लोगों का टाइम कीमती समझता हूँ। और बाकी ये है कि आप जाएं मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़ें ओपन, वो आप देख लें कि मैं एक एक चीज को टाइप कर रहा होता हूँ वहाँ पे। बोल नहीं रहा होता, टाइप कर रहा होता हूँ। तो डेफिनेटली टाइम मिल जाता है अगले को, तो वो लिख भी ले, वो भी कर ले। थैंक यू दानियाल खट्टर। बुक्स मैं ऑनलाइन दे दूंगा, बुक्स की यार मैं वो चीजें आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन ना लो। उन चीजों की एक बुक है मुझे पास पेपर वाली है, वो प्रैक्टिस के लिए जब होती है जरूरत, तो वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, वो भी सॉफ्ट में दे देंगे। बुक्स आपको सॉफ्ट में दे देंगे। कायनात बेटा, कोशिश करूंगा मैं। थैंक यू सुहेल जाफर, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू अशरफ बेटा। अच्छा, आप लोगों के मैसेज पहुंचे हैं, वो ढूंढेंगे उसके पे। तो एडीएस की तैयारी करो बेटा, एक हफ्ते में क्या होगा। अच्छा मैं ना एडीएस क्वालिफायर, फिर मैं इंस्पेक्टर एफपीएससी तो मेरे घर का खेल है ना। एफपीएससी का कोई एग्जाम और उसमें उमर सुहेल गुजर शॉर्ट लिस्ट में हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ये अभी तक हुआ नहीं। तो मैं 1-1.5 महीना पहले से लोग ना मुझे मिलते कर रहे थे कि आप ना एएसएफ का सेशन ज्वाइन करो। मैं वही सब कुछ अपने इसी सेशन में बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने सेशन स्टार्ट नहीं किया। भाई 1 महीने में कोई क्या तैयारी करवा सकता है, आपसे पैसे ले सकता हूँ मैं, लेकिन 1 महीने में तैयारी नहीं हो सकती। गाइडलाइन दे सकता हूँ आपको, तो अगर आपको पैसे लुटाने का शौक होता है, तो अभी कुछ लोग 15 दिन की में तैयारी करवा रहे हैं, तो भाई वो पैसे ही लूट रहे हैं, लुटवाओ आप लोग पैसे। तो 1 महीने में तैयारी होनी होती, क्योंकि उसमें देखे इंग्लिश है, मैथ है, करंट अफेयर है, देखो बाकी चीजें तो आप कर लोगे, 1 महीने में आप अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर लोगे। मेरे ख्याल में तो 1 महीना सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़ाई जाए, अगर आप एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तरह से होता है। हमारे मुझे पता है कि आपने 5,000 में कहाँ ज्वाइन किया है, वो एक यूट्यूब पर, यूट्यूब पे है 300, तो उनका ये रेट चल रहा है, और वो मुझे भी यही कह रहे थे कि स्लाइडें बनाया कर, वही दिया कर।
थैंक यू मुकद्दस बेटा। नासिर, आपके कुछ क्विज़ हैं, आप पर्सनल पूछ लीजिएगा। इरफान, आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको वो दे दूंगा, या एफपीएससी के एग्जाम्स को कैसे कवर करते हैं, वो मैं अलग अलग क्लास बना के यूट्यूब पे चला दूंगा। मैं भी दानियाल आईफोन। आईफोन, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, मैं लोगों को इतना झूठ भी बोलता कि हाँ आप आए, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको 100% करवा दूंगा। बेटा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैथ वो चीज़ है, मैथ और इंग्लिश मुझे याद पड़ता है। मेरी मैथ में पहले 0 नंबर आते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 20/20 होते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने आ, रातों में जनरल वो जो होते हैं ना, वो जीरो के बल्ब, उस पे बैठ बैठ के ही पढ़ा है। जब एग्जाम्स होते थे कि जहाँ मैं रह रहा था वो शेयरिंग में था, वो सो जाते थे, तो मैं जीरो के बल्ब पे बैठ के मैथ कर रहा होता था। तो मैथ करेंगे, मैं आपको वो सारी चीजें दे दूंगा कि मैंने कैसे 0 से 20 पे पहुंचा हूँ। करवाऊंगा भी, सी मैथ बाद में कुछ प्रैक्टिस है वो तो आपने करनी है ना। मैं इसकी रिकॉर्डिंग